हेलो एवरीवन, दिस इज़ महेश सोनी, डायरेक्टर महिंद्रा लॉ इंस्टीट्यूट। एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक नई वीडियो लेके, जिसके अंदर पनिशमेंट के चैप्टर नंबर 3 को हम लोग सेक्शन 71 से 75 तक हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आप विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो पिछली वीडियो के अंदर 53 टू 70 तक कवर हो गए थे। इस वीडियो के अंदर 71 टू 75 तक यहाँ पे मैं आपको करवा दूंगा। तो ये सेक्शन आपका 71 जो है इसको आज पढ़ना है डिटेल में, जो कि आपका सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है इस चैप्टर के अंदर भी। तो चलिए इस सेक्शन को पढ़ने से पहले सेक्शन नंबर 29 एंड 31 ऑफ द CRPC आपको पढ़ना चाहिए। तो वो सेक्शन किस बारे में बात करते हैं उसके रिगार्डिंग एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ। उसको साथ में 325 भी आपको पढ़ना पड़ेगा, जहाँ पे कुछ मैजिस्ट्रेट्स आपके हैं, जैसे मतलब GMIC है, उसकी पावर्स बता रखी हैं कि आप इस केस के अंदर इससे ज़्यादा जजमेंट यहाँ पे आप पास नहीं करोगे, मतलब कितनी सेंटेंस आप दे सकते हो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे दिए हुए हैं। तो इसमें सबसे पहले आपके सेक्शन नंबर 20 जो आपका 9 है वो 31 और 325 आपका ये बोलता है कि जब कोई भी GMIC ऐसा है जिसके पास 2 या 2 से ज़्यादा मैटर अगर आ गए, GMIC ऐसा बंदा है जो कि आपकी केसेस को हैंडल कर रहा है वहाँ पे एज ए क्रिमिनल मैजिस्ट्रेट के रिगार्डिंग, तो उसके अंदर आपका जब भी कोई पर्सन आपका जो एज ए GMIC है उसके पास 2 एक साथ कोई भी मैटर आ सकते हैं, तो एक दूसरे मतलब उनमें से क्या हो रहा है कि एक ही मैटर ऐसा है 2 में से जिसको वो ट्राई कर सकता है, और दूसरा मैटर आपका है उसके पास पावर नहीं है ट्राई करने की, और वो जो सेकंड केस है उसको ट्राई करने के लिए जो CGM पर्सन है वो एम्पावर्ड है कि उसको ट्राई कर सकता है। तो जॉइंट होने की वजह से वो क्या करेगा, जो GMIC होगा ना उन दोनों केसेस को ही खुद ट्राई है जो कर लेगा। अब क्या बात देखा जाएगा कि जब दोनों जजमेंट्स आएंगी उनके अंदर जब उसकी कैपेसिटी के बाहर चली गई उसकी जो पनिशमेंट या फिर जो उसने जजमेंट दी है वो, तो उस केस में क्या करेगा कि अगर कैपेसिटी से बाहर चली गई तो CGM के पास वो वेरिफिकेशन के लिए भेज दिया जाएगा। वो सेक्शन आपका 325 बोलता है। अब 31 और 29 के अंदर क्या है कि जब मोर देन 1 ऑफेंसेस ट्राई करते हैं तो मैजिस्ट्रेट की पावर को वहाँ पे डबल कर दिया जाता है। तो डबल तक बढ़ाने के बाद भी उसको 14 तक ही रखना पड़ता है। मतलब कोई भी मैजिस्ट्रेट होगा जो उसके पास जब भी एक से ज़्यादा केसेस आए तो उस दोनों केसेस को मिला के जब वो जजमेंट देगा तो 14 से एक्सीड करती आपकी नहीं होनी चाहिए। 14 तक वो मैक्सिमम पनिशमेंट आपकी पास कर सकता है। तो वो आपकी यहाँ पे दे रखी है, जो कि 71 जो सेक्शन है ना आज का, उसके अंदर लास्ट लाइन में भी यही चीज़ दे रखी है आपकी, द ऑफेंडर शैल बी पनिश्ड विद मोर सीवियर पनिशमेंट देन द कोर्ट विच ट्राइज हिम कुड अवॉर्ड फॉर एनी ऑफ द सच ऑफेंस। उन ऑफेंसेस में से जो भी आपका वो वहाँ पे जजमेंट पास करेगा तो उसके अंदर आपकी जो मोर सीवियर पनिशमेंट होगी उससे उसको यहाँ पे डील करा जाएगा। तो आप उतनी सज़ा वहाँ पे दे सकते हैं जितने की कोर्ट की कॉम्पिटेंसी रहती है। जैसे मतलब सेक्शन 29 के अंदर ये बात जनरली लिखी हुई है, लेकिन उसके प्रोवाइजो में जाके यहाँ पे जो मजिस्ट्रेट के जो कोर्ट की कैपेसिटी है उसको बढ़ा दिया जाता है। जैसे मतलब कि GMIC ने ट्राई करे अगर कोई भी 2 केसेस या 3 केसेस, उन सब की सज़ा को मिला दिया जाए तो वो पहुँचती है 13 तक। बट GMIC कितना कर सकता है, डबल करने के बाद उसको मैक्सिमम यहाँ पे 3 करके वो 6 साल तक की मैक्सिमम पनिशमेंट है जो पास कर सकता है। तो या तो उसके बाद 2 ऑप्शन रहेंगे, या तो वो क्या करेगा कि 6 साल की पनिशमेंट पास करके वहाँ पे मैटर क्लोज कर देगा, या फिर वो क्या करेगा इसको 325 में वहाँ पे भेज देगा CGM को कि उसको आप वेरीफाई करके यहाँ पे दे दो। जैसे कि मतलब 28 वगैरह में कुछ कई जगह पे लिखा हुआ है कि जब भी कोर्ट ऑफ सेशन वो पर्सन आपका है और डेथ की पनिशमेंट को पास करता है तो हाई कोर्ट को भेजेगा वो वेरिफिकेशन के पर्पज से, जहाँ पे ट्रांसफर ऑफ केसेस दे रखे हैं 366 से 371 के अंदर। तो मतलब 366 के अंदर वो एप्लीकेशन लगा देगा, 678 के अंदर उसके ऑर्डर को मान लिया जाएगा। तो इस तरीके के प्रोविजन आपके उस CRPC के प्रोविजन दे रखे हैं। तो 71 को बिना किसी देरी से समझ लेते हैं कि 71 क्या बोलना चाह रहे हैं। 71 आपका जनरली ये चीज़ बता रहा है कि जब भी एक तरीके से क्या हो रहा है कि मतलब लिमिट बताता है पनिशमेंट के रिगार्डिंग कि जब भी कोई ऑफेंस ऐसा है जो कि बना है सेवरल पार्ट्स को मिला के, कुछ ऑफेंसेस आपके हैं सेवरल ऑफेंसेस को मिला के आपने एक ऑफेंस को यहाँ पे कंसिस्ट करना है। जैसे मतलब इसकी इलस्ट्रेशन पहले समझेंगे। क्या बता रहा है कि कोई एक ऐसा पर्सन है जो कि जेड को 50 स्ट्रोक्स दे रहा है एक स्टिक से, मतलब एक लाठी ले ली उसने और 50 बार उसको पीटना स्टार्ट कर दिया, 1 मारी 2 मारी 50 मारी हैं। Here A may have committed the offense of voluntarily causing hurt to Z. Z को वो voluntarily हर्ट कोज करने के लिए लाइबल तो हो सकता है बाय द होल बीटिंग कंप्लीटली जब उसने कर दिया, एंड ऑल्सो बाय ईच ऑफ द ब्लो विच मेक्स अप द होल बीटिंग, जब हर एक के लिए भी सजा दी जा सकती है जो कि उसे कंप्लीटली बीटिंग के ऑफेंस को कंप्लीट करता है। इफ़ ए वर लाइबल फॉर द
या फिर टू द पनिशमेंट फॉर एवरी ब्लो, अगर हर एक स्टिक की जो ब्लो दी है उसने उसके लिए पनिशमेंट दी जाए तो ही माइट बी इम्प्रिजन फॉर 50 ईयर्स, वन फॉर ईच ब्लो, बट ही इज़ लाइबल ओनली टू वन पनिशमेंट फॉर द होल बीटिंग। कंप्लीट बीटिंग करने के लिए उसको सिर्फ एक ही सज़ा दी जाएगी, 50 साल नहीं दोगे ना उसको, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे सिर्फ उसको एक ही के लिए सज़ा पास कर देंगे। तो इस तरीके का प्रोविजन 71 के अंदर है जो दे रखा है। तो बेयर की लैंग्वेज यहाँ पे क्या बोल रही है, बोलती है वेयर एनीथिंग विच इज़ एन ऑफेंस इज मेड अप ऑफ द पार्ट्स, जब भी कोई ऐसी चीज़ जो कि पनिशेबल है इस एक्ट के अंदर या फिर इस कोड के अंदर, तो वो जब आपका एक ऑफेंस है जो कि बना हुआ है कई सारे पार्ट से मिलके, एनी ऑफ विच द पार्ट इज इटसेल्फ एन ऑफेंस। अब वो जो एक से ज़्यादा पार्ट्स थे, मतलब 1 2 3 4, ये सब मिलके आपने एक कंप्लीट ऑफेंस कर दिया, तो ये अपने आप में, ये अपने आप में, ये भी और ये भी अपने आप में, ये भी आपके ऑफेंस होने हैं जो चाहिए। Any of which the part itself is an offence, the offender shall not be punished with the imprisonment of more than one of such offences। ये सब के लिए आपके एक से ज़्यादा के लिए सज़ा नहीं देके एक के लिए यहाँ पे सज़ा है जो दी जाएगी, अनलेस इट इज़ सो एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड, जब तक कि वो चीज़ आपकी एक्सप्रेसली दे नहीं रखी है। इस कोड के अंदर भी आपकी कहीं ना कहीं मतलब कि कई सारे पार्ट्स आपके मिलके एक ऑफेंस को क्रिएट कर रहे हैं, तो उनमें से हर एक के लिए वो अपने आप में भी, जैसे मतलब इस इलस्ट्रेशन आपको देखोगे तो अपने आप में एक स्टिक मारना भी ऑफेंस है और कंप्लीट 50 उसने मार दिए तो भी वो ऑफेंस था। तो यही के रिगार्डिंग यहाँ पे बात कर रखी है। तो वहाँ पे क्या करेंगे, जब तक कि एक्सप्रेसली प्रोवाइड नहीं कर रखा होगा हर एक ब्लो के लिए अलग आपकी पनिशमेंट के रिगार्डिंग, तो उसको एक की ही सज़ा है जो दी जाएगी। इसके रिगार्डिंग आपका फर्स्ट पैरा ऑफ द सेक्शन 71 है। सेकंड आपका बोलता है वेयर एनीथिंग इज एन ऑफेंस फॉलिंग विद इन 2 और मोर सेपरेट डेफिनेशंस, मतलब जब यहाँ पे वो उसने जो भी काम किया वो फॉल करता है 2 या 2 से ज़्यादा आपके सेपरेट डेफिनेशंस के अंदर ऑफ एनी लॉ इन फोर्स फॉर द टाइम बीइंग बाय विच ऑफेंसेस आर डिफाइंड और पनिश्ड। इसके अंदर आपका बोल रहा है कि मतलब वहाँ पे 2 लॉज ऐसे हैं, मतलब एक तो डीवी एक्ट लेके चल रहा हूँ प्लस आईपीसी है, 2 से ज़्यादा डेफिनेशन होगी ना, मतलब एक तो यहाँ पे डिफाइन कर दी, दूसरी आईपीसी के अंदर दे दी। तो जब भी वहाँ पे जैसे मतलब आपका पॉक्सो से रिलेटेड है प्लस आईपीसी हो सकता है, मतलब आपके रेप से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस हैं अगेंस्ट द चिल्ड्रन तो उनको पॉक्सो में डील कर लेंगे, और एनी अदर अगर मतलब वीमेन है तो उनको यहाँ पे 376 ऑनवर्ड्स अप टू सेक्शन आपके 376 डी तक आपके DANDB के अंदर उसको डील करेंगे। या फिर जैसे आपका JJ एक्ट हो गया प्लस आपके 82(3) आईपीसी के अंदर भी दे रखे हैं, तो इनमें से एक ही ऑफेंस की 2 डेफिनेशन दे रखी है, तो दोनों सज़ा तो दे नहीं सकते, तो कौन सा प्रीवेल ओवर करेगा, दोनों में से कोई भी एक सज़ा वहाँ पे दी जाएगी। तो मतलब दोनों लॉज जो कि आपके एग्जिस्टेंस में भी है, अभी JJ एक्ट आपका चल रहा है क्लास के अंदर भी और यूट्यूब पे भी मैंने इसकी एक आधी वीडियो डाल रखी है, वहाँ पे भी आप JJ एक्ट की प्ले लिस्ट जो आपकी प्ले लिस्ट है उसके अंदर जाके चेक कर सकते हो। तो जो JJ एक्ट है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट वो भी और 82(3) आईपीसी के अंदर भी है, तो दोनों लॉज आपके एट द सेम टाइम आपके यहाँ पे क्या है एग्जिस्टेंस में है, तो दोनों में से किसी एक को भी सज़ा यहाँ पे दी जाएगी। तो उनके ऊपर साथ में प्रोविज़न आपको जोड़ के पढ़ने हैं सेक्शन 220 का क्लॉज नंबर 3 CRPC का, तो ये भी आपको साथ में है जो पढ़े जाने चाहिए। तो ये आपके रिगार्डिंग था सेकंड पैरे के रिगार्डिंग। अब थर्ड आपका बोलता है वेयर सेवरल एक्ट्स, जहाँ पे क्या हुआ है कई सारे एक्ट हुए हैं, मतलब कि मर्डर भी हुआ हो सकता है, वहाँ पे किसी ने मर्डर कर दिया, उसके बाद उसी पर्सन ने वहाँ पे क्या कर दिया डेकोइटी भी वहाँ पे करके आया है, तो मर्डर अपने आप में ऑफेंस है, डेकोइटी करना अपने आप में ऑफेंस है, लेकिन जब दोनों को जोड़ा जाएगा तो डेकोइटी विद मर्डर का अलग से यहाँ पे एक ऑफेंस मिलेगा जिसको सज़ा मिलती है 396 आईपीसी के अंदर। तो मर्डर करना अपने आप में सज़ा है, डेकोइटी करना अपने आप में सज़ा है, तो सेवरल एक्ट्स हैं, जब उनको कंबाइन करा जाता है तो अलग ऑफेंस वहाँ पे क्रिएट करता है। तो लिखा क्या वेयर सेवरल एक्ट्स ऑफ विच वन और मोर देन वन, एक या एक से ज़्यादा उनमें से क्या कर रहे हैं, देन वन वुड बी इटसेल्फ और देमसेल्व्स कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस, अपने आप में ये सारे मिलके अपने आप में ये ऑफेंस है। अब उसके बाद बोलता है व्हेन कंबाइंड, जब दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो एक नया ऑफेंस बन के है जो आएगा। तो उस केस के अंदर क्या करेंगे, जो यहाँ पे सज़ा दे रखी है वही उसको सज़ा है जो दी जाएगी। लेकिन फिर वो बात लास्ट में आपकी बात आती है कि जब भी एक्सप्रेसली प्रोवाइड करता है 31 के अंदर आपका बोल रहा है CRPC के अंदर कि जब भी मतलब या तो उनको कंसेक्यूटिव सज़ा दी जाएगी या फिर साइमल्टेनियसली है जो दी जाएगी। मतलब आपको 2 तरीके से सज़ा दी जाती है कि किसी पर्सन ने अगर रेप भी करा और मर्डर भी करा है तो उसके इसके अंदर या तो आपकी ये चीज़ है, एक उसने आपको रेप के लिए और दूसरी मर्डर के लिए यहाँ से स्टार्ट होगी ये सज़ा, या फिर क्या कर सकता है कि रेप और प्लस में कर देगा इसी के अंदर ये यहाँ तक, दोनों सज़ा आपकी एक साथ ही चलती जाएगी रेप और मर्डर की। तो ये चीज़ आपकी 31
सीआरपीसी के अंदर साथ में आप उसको पढ़ सकते हो। तो मतलब एक से ज़्यादा एक्ट थे और दोनों को जब कंबाइन करा जाता है तो एक अलग ही वहाँ पे ऑफेंस है जो बन के आता है। When combined a different offense themselves, मतलब अपने आप में ऑफेंस हो रहे थे वो, उसके बाद अलग करेंगे तो अलग अलग ऑफेंस हो गए, जब उनको कंबाइन करेंगे तो एक ही ऑफेंस होगा। तो जो एक ऑफेंस के लिए सज़ा दे दी है यहाँ पे डिफरेंट ऑफेंस वाली 396 वाली जैसे, तो उनके लिए यहाँ पे सज़ा देने की जरूरत नहीं है अनलेस यही चीज़ की एक्सप्रेसली प्रोवाइड जब तक नहीं करा गया हो तब तक के लिए। उसके लास्ट आपका बोलता है द ऑफेंडर शैल नॉट बी पनिश्ड विद मोर सीवियर पनिशमेंट देन द कोर्ट विच ट्राइज हिम कुड अवॉर्ड फॉर एनी वन ऑफ सच ऑफेंसेस। जैसे 31 के अंदर भी आपकी दे रखी है और 29 जैसे सीआरपीसी आपका है उसके अंदर भी दे रखे है। ये वाला जो क्लोज आपके हैं उनको आपने लास्ट वाला जो लास्ट सेकंड है उसको 220 क्लोज 4 ऑफ द सीआरपीसी के साथ है जो पढ़ना है। इस क्लोज की बात कर रहा हूँ, ये वाला जो आपका वो 220 का क्लोज 4 की बात कर रहा है, ऊपर वाला आपका यहाँ पे 220 का क्लोज 3 सीआरपीसी है। लास्ट वाली चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि लास्ट वाला कि कोर्ट द्वारा खुद की कॉम्पिटेंसी से बाहर जाकर अगर कोई भी सज़ा नहीं दी जाएगी, किसी को 2 ऑफेंस की सज़ा दे रहे हो तो विद इन कॉम्पिटेंसी ही आपको देने के लिए अथोराइज है जो करा जाएगा। तो दैट्स ऑल अबाउट सेक्शन नंबर आपका 70 जो 1 था वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आपके 72 के अंदर 3, 4, 5 ये आपके बहुत ही इजी से सेक्शन है। 72 आपका बोलता है कि जब भी किसी पर्सन को सज़ा दी जानी है कई सारे ऑफेंसेस के लिए, लेकिन कोर्ट यहाँ पे बताती है कि वो जो उसके अंदर किस वाले ऑफेंस के लिए उसको सज़ा दी जाए ये उसके रिगार्डिंग आपकी डाउटफुल है। ये यहाँ पे क्लियर नहीं हो पा रहा कि कौन सा उसने एग्जैक्टली ऑफेंस वहाँ पे कंप्लीट है जो कमिट है जो कर रखा है। बोलता है पनिशमेंट ऑफ द पर्सन गिल्टी ऑफ वन ऑफ द सेवरल ऑफेंसेस। कई सारे ऑफेंसेस हुए थे, उनमें से एक के लिए उसको सज़ा दी जानी है। द जजमेंट स्टेटिंग दैट, जजमेंट के अंदर ये लिखा हुआ है कि ये डाउटफुल है कि किसको मतलब कौन से वाली जो सज़ा है वो उसको पास है जो करी जाए, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे बोल रहा है। तो एक ही वर्ड इसके अंदर आपका कंप्लीटली समझने का है और वही आपको याद रखना है। बोलता है लोवेस्ट पनिशमेंट उसको दी जाएगी डाउटफुल के केस में। मतलब उसको क्या दिया जा रहा है, बेनिफिट ऑफ डाउट, BOD उसको मिल रहा है। बेनिफिट ऑफ डाउट हमेशा किसको जाता है, एक्यूज पर्सन को। क्रिमिनल लॉ जस्टिस आपका यहाँ पे बोलता है। तो बोलता है इन ऑल द केसेस इन विच द जजमेंट इज गिवन दैट ए पर्सन इज गिल्टी ऑफ वन ऑफ द सेवरल ऑफेंसेस। आपका बात कर रहा है कि सारे केसेस के अंदर जो आपकी जजमेंट आई है, जो जजमेंट आपकी दी जा रही है उसके अंदर एक पर्सन गिल्टी फाउंड हुआ है एक किसी ऑफेंस के रिगार्डिंग जो कि स्पेसिफाई किया गया जजमेंट के अंदर, बट दैट इट इज डाउटफुल ऑफ विच ऑफ दीज ऑफेंसेस ही इज गिल्टी। अब कई सारे ऑफेंस के रिगार्डिंग उसके ऊपर चार्ज लगे थे, सब में प्रूव हो रहा है, लेकिन ये नहीं पता चल रहा कि एग्जैक्टली कौन सा वो ऑफेंस आपका पेन टॉपिक कि जिसके लिए उसको सजा दी जाए। द ऑफेंडर शैल बी पनिश्ड, यहाँ पे शैल वर्ड यूज है, उसको आप स्पेसिफिकली है जो याद रखोगे। फॉर द ऑफेंस फॉर विच द लोवेस्ट पनिशमेंट इज प्रोवाइडेड इफ द सेम पनिशमेंट इज नॉट प्रोवाइडेड फॉर ऑल। तो इसके केस के अंदर आपका सीधा से एक ही बात बोलता है कि लोवेस्ट पनिशमेंट उसको दी जाएगी। पीटी के अंदर यहाँ पे डायरेक्टली हिट करता है। जैसे 65 के अंदर था कि 1/4 दी जाएंगी, या यहाँ पे लोवेस्ट देंगे इस तरीके की, वहाँ पे 1/2 कर देंगे, कंप्लीट दी जाएगी, तो वो यहाँ पे पीटी के अंदर डाल सकते हैं। तो स्पेशल याद रखोगे उसको लोवेस्ट पनिशमेंट के लिए यहाँ पे लायबल है जो करा जाएगा। उसके बाद 73 है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन की बात करता है सोलिटरी कन्फाइनमेंट। सोलिटरी का मतलब आपका कन्फाइनमेंट का मतलब क्या रहता है कि अकेले में उस पर्सन को रखा जाना। अकेले में कैसे रखोगे, कॉलकोटरी की सज़ा देती है, जैसे आपने संजू मूवी में देखा होगा, और या फिर आपने क्या है जो भी संजू मूवी है उसके अंदर भी देखा होगा सभी ने, या फिर जो मुगल शासन था इंडिया में उस टाइम पे भी आपका कोई पर्सन था जिसने अपने फादर साहब को वहाँ पे कालकोटरी में रखा था, तो उसके तरीके की यहाँ पे अगर सज़ा दी जाएगी तो उसकी बात हो रही है। एक पहला पॉइंट यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो सेक्शन है इसकी जो सज़ा होगी वो तभी मिलती है जब उसको रिगरस इम्प्रिजनमेंट दी जाएगी, तभी। रिगरस इम्प्रिजनमेंट का ही पार्ट है। सिंपल इम्प्रिजनमेंट के अंदर सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग 70 जो 3 है उसके रिगार्डिंग उसको सोलिटरी कन्फाइनमेंट कभी भी है जो दी नहीं जाएगी। ये आपका एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब जो इसके BR की लैंग्वेज है वो सिंपल सी इसके अंदर बोलते हैं व्हेनेवर एनी पर्सन इज कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस फॉर विच अंडर दिस कोड द कोर्ट हैज पावर टू सेंटेंस हिम टू द रिगरस इम्प्रिजनमेंट। सीधी सी बात है कि जब उसको पावर दे रखी है कोर्ट को, इस कोड के अंदर किसी भी ऑफेंस के रिगार्डिंग जब उसको सजा दी जा रही है, उसको कन्विक्शन करा जा रहा है, तो उसको सजा दी जाएगी जहाँ पे रिगरस इम्प्रिजनमेंट। द कोर्ट में बाय इट्स सेंटेंस ऑर्डर दैट द ऑफेंडर शैल बी केप्ट इन द सोलिटरी कन्फाइनमेंट। यहाँ पे कोर्ट वहाँ पे ऑर्डर दे सकता है कि उस पर्सन को सोलिटरी कन्फाइनमेंट में, मतलब अकेले में काल कोठरी में उसको रखा जाए। फॉर एनी पोर्शन और पोर्शंस ऑफ द इम्प्रिजमेंट। इम्प्रिजमेंट का कुछ पोर्शन हो सकता है या फिर कई सारे हिस्से हो सकते हैं, मतलब थोड़े दिन अंदर रख लिया फिर बाहर रख लिया, फिर अंदर रखोगे फिर बाहर रख सकते हो।
टू विच ही इज सेंटेंस नॉट एक्सीडिंग, इसके अंदर आपका एक मेन पॉइंट छुपा हुआ है कि कितने टाइम के लिए उसको रखा जाएगा। मैक्सिमम पीरियड यहाँ पे 3 मंथ के लिए उस पर्सन को सोलिटरी कन्फाइनमेंट में है जो रखा जा सकता है कंप्लीटली अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग स्केल इसके अंदर दे रखे हैं 3। जब बोलते हैं कि इम्प्रिजनमेंट उसको 6 महीने से ज़्यादा की नहीं है तो उसको 1 मंथ। मैं आपको अलग से लिख के दिखा देता हूँ यहाँ पे कि जब भी कोई मेन इम्प्रिजनमेंट उसको दी जाती है 0 से 6 महीने के लिए, मतलब 1 से 6 महीने के लिए है तो कितने के लिए रखोगे, 6 महीने से 1 साल के लिए है तो वो, और 1 साल प्लस है तो उसको कितना, तो इसके रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। तो जब भी यहाँ पे लिखी है कि 1 से 6 महीने के रिगार्डिंग है तो 1 महीना, 6 महीने से 1 साल तक है तो 2 महीने, और उसके बाद बोलता है कि आपके 1 साल प्लस है तो उसको 3 महीने के लिए मैक्सिमम है जो रखा जाएगा। तो ये आपको स्केल याद रखना है। पिछला एक तो आया था 67 के अंदर, जब फाइन वाला केस था उसके अंदर आपके कितने टाइम के लिए उसको डिफ़ॉल्ट ऑफ फाइन के लिए, अगर डिफ़ॉल्ट कर दिया फाइन का नहीं देता तो उसको कितनी सज़ा मिलती है। इस तरीके से यहाँ पे भी आपका 73 के अंदर दे रखा है कि जब उसको सोलिटरी कन्फाइनमेंट में रखना है तो कितने दिन के लिए रखा जाएगा, 1 महीने, 2 महीने और 3 महीने मैक्सिमम उसकी लिमिट दे रखी है। ये आपका सेक्शन नंबर आपका 73 था। अब 74 के अंदर सिंपल सी चीज़ दे रहा है कि लिमिट का कैसे आप उसको फिक्स करोगे कि हाँ आप इतने दिन के लिए उसको वहाँ पे रख रहे हो। बोलता है लिमिट ऑफ सोलिटरी कन्फाइनमेंट, मतलब आपका रहता नहीं कि कुछ टाइम के लिए एक पर्सन है, मान के चल रहे कि उसको आपने लगातार 3 महीने के लिए जेल के अंदर डाल दिया, जहाँ पे कोई भी पर्सन आपका आना जाना किसी का भी नहीं रहता। सोलिटरी का मतलब आपका यही है सोलिटरी कन्फाइनमेंट का, कि अकेले में रखोगे जहाँ पे आपको एक रूम के अंदर रखा जाएगा और उसको ना तो बाहर की रोशनी का पता, ना अंधेरे का, दिन रात कुछ नहीं पता। तो मेंटली उस पर्सन को टॉर्चर करने के पर्पज़ से आप यहाँ पे उसको ये वाली सज़ा दी जाती है, ताकि वो बंदा आपका एक तरीके से मेंटली उसको ये आभास हो कि हाँ मैंने ये बहुत गलत कर रखा है, इस तरीके का ऑफेंस दोबारा करने की हिम्मत है जो ना करे। तो उसके रिगार्डिंग इन एग्जीक्यूटिंग ए सेंटेंस ऑफ सोलिटरी कन्फाइनमेंट, सोलिटरी कन्फाइनमेंट की सेंटेंस को एग्जीक्यूट करने के पर्पज से सच कन्फाइनमेंट शेल इन नो केस एक्सीड 14 डेज एट ए टाइम। अब यहाँ पे एक टाइम ये दे दिया कि 14 दिन से ज़्यादा एक टाइम पे नहीं होगा, विद द इंटरवल्स बिटवीन द पीरियड ऑफ सोलिटरी कन्फाइनमेंट ऑफ नॉट लेस देन द ड्यूरेशन देन सच पीरियड। अब ये बोलता है कि जब उसको 14 दिन के लिए अंदर रखेंगे, 14 दिन अंदर, फिर 14 डेज का गैप देंगे, सिंपल वाली जेल में भेज देंगे। तो इसके रिगार्डिंग बात करता है। एंड व्हेन द इम्प्रिजनमेंट अवॉर्डेड शेल एक्सीड 3 मंथ्स, अगर उसको जो इम्प्रिजनमेंट मिलती है उसको अगर 3 महीने से ज़्यादा दे रखी है तो द सोलिटरी कन्फाइनमेंट शेल नॉट एक्सीड 7 डेज इन एनी 1 मंथ। अब इनके अंदर क्या कर रहे हैं, अब आपको एक स्केल बताया था ना इसके अंदर की कितनी कितनी उसको मैक्सिमम है जो सज़ा दी जाती है। जब उसको 1 महीने की सज़ा दी जा रही है तो उसको क्या करेंगे, अब अगर 6 महीने तक की अगर उसको कोई भी सोलिटरी कन्फाइनमेंट मतलब नॉर्मल रखते हैं तो 6 महीने तक उसको 1 महीना मैक्सिमम टाइम पीरियड है, उसको आप जेल में रखते हो सोलिटरी में, जैसा पिछले सेक्शन के अंदर आपका स्केल था उस हिसाब से। तो यहाँ पे बोलता है कि अगर उसको, इस लाइन को दोबारा पढ़ते हैं, व्हेन द इम्प्रिजनमेंट अवॉर्डेड शेल एक्सीड 3 मंथ, जब उसको यहाँ पे एक्सीड करता है 3 महीने का तो अलग चीज़ है। फिर आपका क्या बोलता है कि जब सोलिटरी कन्फाइनमेंट आपकी 7 दिन से ज़्यादा नहीं होगी इन एनी मंथ, किसी भी 1 मंथ के अंदर, इन होल इम्प्रिजनमेंट अवॉर्डेड विद इंटरवल्स बिटवीन द पीरियड ऑफ द सोलिटरी कन्फाइनमेंट और नॉट लेस देन ड्यूरेशन सच पीरियड। अब इसके अंदर आपकी मैक्सिमम आपके कुछ टाइम के लिए बोलता है। एक तो 14 दिन रखेगा अंदर तो 14 दिन का गैप रखेगा, 7 दिन अंदर रखना है तो फिर से अगेन उसको क्या करेंगे, 7 दिन को ही दोबारा से बाहर है जो निकाला जाएगा, मतलब एक साथ उसको 3 महीने ना ही दिया जाएगा, वो तो पागल हो जाएगा फिर तो इसलिए बोलता है कि जब उसका 14 डेज है तो 14 डेज नॉर्मल जेल में, 14 डेज अंदर रखोगे। टोटल सज़ा अगर 3 साल से ज़्यादा हुई है, मतलब 3 महीने से ज़्यादा की उसको सज़ा हो रखी है, तो उस केस के अंदर उसको 1 महीने के अंदर सिर्फ 7 ही दिन ऐसे होंगे जो अंदर डालेंगे। अगर मान के चल रहे हैं कि किसी एक पर्सन को, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि अगर महीने के लास्ट में जाके उसको अगर सज़ा मिले तो क्या करेंगे, तो बोलते हैं कि किसी पर्सन को 19 तारीख को अगर सज़ा हो रखी है तो उसको सोलिटरी कन्फाइनमेंट में डाला जाएगा 18 से लेके 26 तक, मतलब किसी भी दिन अगर उसको सज़ा हुई है तो 7 या 6 दिन का रख सकते हो। अब अगला महीना क्या कर रहा है, 1 तारीख को स्टार्ट हो रहा है, तो उसको फिर मतलब 26 तारीख तक अगर उसको जेल में रख लिया गया है सोलिटरी कन्फाइनमेंट में, तो अगला महीना 1 तारीख को स्टार्ट होते क्या करेंगे, बीच में 7 दिन का तो गैप आया नहीं है, तो उसको फिर 2 या 3 को ही स्टार्ट करोगे अगेन, क्योंकि बीच में बोलता ना कि 1 महीने के अंदर, किसी भी 1 महीने में जो सज़ा उसको हुई है उनमें से किसी प्रति महीना मैक्सिमम उसको 7 दिन रखेंगे। तो महीने के एंड में अगर उसको रखा जाए और अगले महीने के बिल्कुल स्टार्टिंग में रखें तो ये उसके लिए इनजस्टिस जैसा होगा।
26 तारीख तक अगर उसको रख लिया, 19 से 26 तक उसको आपने रख लिया 7 दिन का, उसके बाद बोलता है 26 के बाद के 5 दिन बचेंगे या 4 बचेंगे, 1 तारीख को दोबारा से उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में यहाँ पे नहीं भेजोगे, क्या करेंगे फिर? बोलता है 1 के बाद 2 या 3 को ही उसके अंदर दोबारा भेजा जाएगा। 7 दिन का गैप वहाँ पे उसको मैक्सिमम दिया ही दिया जाएगा, 7 दिन का मिनिमम या मैक्सिमम जो भी होगा उसको दे देंगे। और लास्ट आपका जो सेक्शन है वो आपका बात करता है एनहांसमेंट द पनिशमेंट फॉर सर्टेन ऑफेंसेस अंडर चैप्टर नंबर 12 एंड 17 आफ्टर द प्रीवियस कन्विक्शन। पुराने वाली कन्विक्शन होने के बाद भी चैप्टर नंबर 12 से 17 जो आपके एक तो प्रॉपर्टी से डील कर रहे हैं तो उनके रिगार्डिंग यहाँ पे बता रखा है। तो इन केसेस में ऑफेंस की या तो एक सज़ा आपकी 3 या 3 साल से प्लस मिली है, जैसे मतलब आपके कोई भी ऐसा ऑफेंस कर दिया जिसके अंदर कोइन से रिलेटेड हो, गवर्नमेंट स्टैम्प से रिलेटेड आपने ऑफेंस कर दिया, इन्हीं केसेस में दोबारा से फिर उसने ऑफेंस कमिट कर दिया तो सेम सज़ा नहीं मिलेगी, फिर बढ़ाकर दी जाएगी जो कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर 10 साल तक हो सकती है। यही चीज़ इसके अंदर लिखी हुई है। बोलता है बाय एक मतलब जहाँ पे भी कोई पर्सन होगा हुएवर बीइंग कन्विक्टेड, पहले जिसको कन्विक्शन दी जा चुकी है बाय ए कोर्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के किसी भी कोर्ट ने, ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर चैप्टर 12 एंड 17 ऑफ दिस कोड विद द इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर ए टर्म ऑफ 3 ईयर और अपवर्ड। मतलब किसी भी पर्सन को आपने सज़ा एक बार दे दी है 3 साल की या 3 से ज़्यादा मतलब उसको ज़्यादा सज़ा मिली है, शैल बी गिल्टी ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर आइदर ऑफ 2 चैप्टर, उनमें से किसी भी चैप्टर के अंदर आपका दोबारा से उसने अगर कोई भी ऑफेंस कर दिया विद लाइक इम्प्रिजनमेंट फॉर ए लाइक टर्म, उसी तरीके की मतलब उसने ऑफेंस दोबारा से कर दिया 3 वाले ही, 3 या 3 साल से ज़्यादा वाले थे, एक बार किए दोबारा फिर वही कर रहे हैं, शैल बी सब्जेक्ट फॉर एवरी सच सब्सिक्वेंट ऑफेंसेस, पनिशेबल कितनी रहेगी? इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और टू द इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर ए टर्म विच मे एक्सटेंड टू 10 ईयर्स, 10 साल या फिर LI तक उसको सज़ा है जो दी जा सकती है। अब इसके अंदर एक एप्लीकेशन लगेगी एनहांसमेंट ऑफ द पनिशमेंट की, जो कि 4 के चैप्टर में आपको मिलेगी सेक्शन 211 क्लॉज 7 के अंदर। आपका जो 211 सेक्शन है उसके 7th क्लोज के अंदर शायद उसके अंदर दे रखी है, वो आप एक बार जाके देख लेना CRPC के अंदर। तो ये यहाँ पे आपका पनिशमेंट का जो चैप्टर था वो कंप्लीट होगा। अगले सेगमेंट में अगले वीडियो के अंदर मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा चैप्टर नंबर 4 ऑफ दिस कोड, जो कि आपका बात करता है जनरल एक्सेप्शंस की। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। एक कमेंट करके आप मेरे को बताते रहा करो ताकि मेरे को ना एक हिम्मत और एनकरेजमेंट और लाइक सपोर्ट मिलता है कि मैं हाँ सही डायरेक्शन में आपको तैयारी करवा रहा हूँ, सही डायरेक्शन में आपको वीडियो है जो समझ आ रही है। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडे, टाटा बाय बाय।